हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। और ये हमारी मुलाकात हो रही है हमारी यादगार सीरीज में पहले यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स को लेकर। और मैं इसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यार एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो डेरिवेशंस इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए यानी कि अगर आप आईआईटी या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको अप्लाई करने का जो अंदाज होता है, अपने आप में एक थ्योरम है, इसको अप्लाई करने का जो अंदाज होता है, इसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ये सभी चीज़ें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज के लेक्चर में लेक्चर को आगे बढ़ाने के साथ साथ यानी कि पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि नीट और आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो ये सभी लेक्चर्स जो हैं हमारे यादगार सीरीज़ वाले, ये जेई फिजिक्स के लिए, नीट फिजिक्स के लिए और आप में से जो भी लोग केवीपीवाई ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। पिछली कुछ मुलाकातों में मुझे एनडीए वाले स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे क्या ये लेक्चर सीरीज़ हमारे लिए भी फॉलो करना फ्रूटफुल होगी। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल फ्रूटफुल होगी क्योंकि एनडीए के सिलेबस का आधार भी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि यार 11th-12th वाली फिजिक्स तो आती ही है, बस प्रॉब्लम मॉडल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आते जाएंगे हम सेपरेट एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड लाइव सेशंस किया करेंगे। ठीक है जी। और हाँ, अबाउट द डीपीपी थिंग, एक बार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर की डीपीपीज भी आपको साथ साथ मिल जाएंगी हमारे जेई प्लैनेट के टेलीग्राम ग्रुप पे। और इस गॉस थ्योरम वाले पोर्शन के बाद हमारी एक अगली मुलाकात भी है जिसमें हम गॉस थ्योरम फेज 2 करेंगे। और इस गॉस थ्योरम के पोर्शन के बाद हमें एनसीईआरटी डिस्कशंस के लिए मिलना है, तो उसका भी मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल जो है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड भी करने वाला हूँ। ठीक है, सो दैट्स द लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारा। इस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अभी के अभी कर लें। लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको लेक्चर के नोट्स, डीपीपी, स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर्स सब कुछ मिलने वाले हैं। तो इसीलिए इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यादगार सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको 12th का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। और स्पेशल क्लासेस में भी हमारी रेगुलर इंटरवल्स पे मुलाकात होती रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को लेकर, डीपीपी डिस्कशन को लेकर और एनसीईआरटी डिस्कशंस को लेकर। लेकिन उसके अलावा भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 2 सेपरेट प्रोग्राम्स रन करते हैं जिनमें से एक है अनअकैडमी प्लस प्रोग्राम एंड द अदर वन इज आइकॉनिक। इनके अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं और इन इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए आप इन प्रोग्राम्स में से किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ओपिनियन दूँ तो यार प्लस का मुझे सबसे बढ़िया पार्ट ये लगता है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कोई एक बैच अगर आप ज्वाइन करते हो, सपोज कीजिए आप ये कहते हैं कि आप जेई एस्पिरेंट हैं, तो हम आप सभी बच्चों के लिए जो जेई एस्पिरेंट हैं उनके लिए अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे एम 2022 बैच लेकर आए हैं। और इस एम 2022 में आप जेई मेन और जेई एडवांस 2022 के लिए कोर ट्रेनिंग जो होती है वो आपको दी जाएगी। बट द बेस्ट पार्ट इज जब आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे सपोज कीजिए ये वाला बैच भी ज्वाइन करते हो तो आपको केवल इसी के लेक्चर्स या इसी के प्रैक्टिस सेशन नहीं मिलते। इनफैक्ट इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी आईआईटी कैटेगरी में जितने भी और बैचेस रन कर रहे होंगे, जितने भी इस देश के बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, आपको उनके लेक्चर्स भी मिल सकते हैं, आपको उनकी क्लासेस भी मिल सकती हैं। तो यार मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ ही पल पल हमेशा गाइड करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी अगर तुम और भी अच्छे अच्छे टीचर्स से सीखना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आइकॉनिक में भी आपके इंडिविजुअल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे अगर आपको और ज़्यादा पर्सनल अटेंशन चाहिए, टीचर्स से पर्सनल कनेक्शन में रहना चाहते हैं आप, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, स्टडी प्लानर आपको चाहिए, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है ये सीखना चाहते हैं, अपने टेस्ट के रेगुलर असेसमेंट्स लेना चाहते हैं और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर ये इंडिविजुअल बेनिफिट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए भी आगे चल सकते हो। ऑल राइट,
आइकॉनिक और प्लस के लिए जो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स है वो आपके सामने हैं, क्योंकि आप सब 12th में हैं, तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सजेस्टेड रहेगा और उसमें भी फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करके आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकते हैं यार। ऑल राइट, एंड सेम विद आइकॉनिक, फिजिक्स माया का इस्तेमाल करके आपको आइकॉनिक के अमाउंट में भी बेनिफिट मिल सकता है। और अब तो अनअकैडमी प्रोडिजी भी आपके साथ है। प्रोडिजी के लिए अप्लाई कीजिए, डिटेल्स में लेक्चर के एंड में आपसे शेयर करूंगा। और उस अप्लाई करने के बाद, उस टेस्ट में अप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनके साथ ह्यूज स्कॉलरशिप्स भी मिलने वाली है। ठीक है, इतना ही नहीं यार, एक बहुत बड़ी बात क्या है कि देखो होता क्या है कि वैसे तो मैं तुम सब लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, सिखा ही रहा हूँ, है ना, सपोर्ट कर रहा हूँ हर चीज़ में। पर जितना भी कुछ अभी तक पिछले 10 सालों में मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं तुम्हारे सामने वही चीज़ें रख सकता हूँ। मैं तुम्हें वही बता सकता हूँ कि देखो ये गलतियाँ बच्चे करते हैं, तुम्हें नहीं करनी। ये अच्छी चीज़ें रैंकर्स ऑप्ट करते हैं, ये तुम्हें करना चाहिए। रैंकर्स का टाइम टेबल क्या होता है, टॉप रैंक्स कैसी लाई जाती है, कौन सी किताबें पढ़ी जाती है, कब सोना है, कब उठना है, किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, सारी चीज़ें इन अ जनरल वे मैं तुमसे डिस्कस कर सकता हूँ, शेयर भी करूँगा। ऑल राइट, पर उसके अलावा भी अगर आप में से किसी को भी कोई भी परेशानी आउट ऑफ द बॉक्स लग रही है, फील हो रही है, देन फील फ्री टू कनेक्ट इंडिविजुअली। आप मुझे डायरेक्टली इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कनेक्ट किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह कनेक्ट किया हुआ है। तो मुझे आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मैसेंजर का इस्तेमाल करके भी मैसेजेस कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा, वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और आपको सोल्यूशन बताऊँगा। सो हमें एक भी दिन मिस नहीं करना है यार, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। जब कभी लगे हमें कि किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, फटाफट से गेट इट सॉर्टेड, है ना, डायरेक्टली बात कीजिए और जो भी उस परेशानी का हल होगा, जो भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, वील बी म्यूचुअली डिस्कसिंग इट और उसके बाद फटाफट से इम्प्लीमेंट कर देंगे यार, है ना। तो आपकी पढ़ाई का, आपकी लाइफ का ये हर एक दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बात को समझते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही जब भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात तुम्हें परेशान करने लगे, तुम डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना। ठीक है, मुझे बताना, साथ में सॉल्व करेंगे ना यार। ठीक है, सो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट शुरू किया था जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बात कर रहे थे और अब चर्चा है इसके आखिरी हिस्से की, दैट इज गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस। अब हम इसे करने वाले हैं, गॉस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं यार। एग्जैक्टली गॉस थ्योरम है क्या और इसकी एप्लीकेशन क्या है? गॉस थ्योरम यार कहता यह है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो भी, याद है ना तुम्हें पिछली मुलाकात में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, यानी कि परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस। अब आप क्या बोलेंगे कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि गॉस थ्योरम जो है वो केवल और केवल क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, ओपन सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ही क्लोज हो सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप एक सर्कल के बारे में बात करें, एक सर्कुलर शेप है, तो यार ये तो ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है। लेकिन यहीं अगर आप स्फेयर के बारे में बात करोगे तो आप बोलोगे एक स्फेयर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो क्लोज हो सकता है। 2 डायमेंशनल चीजें जो होती हैं वो कभी क्लोज नहीं, क्लोज सरफेसेस नहीं कहलाती, 3 डायमेंशनल सरफेसेस ही क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, सो गॉस थ्योरम जो है वो केवल और केवल 3 डायमेंशनल सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है, दैट टू क्लोज सरफेसेस होने चाहिए। ठीक, सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ 3 डायमेंशनल क्लोज्ड ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस, 3 डायमेंशनल होना ही चाहिए तभी क्लोज्ड होगा। क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times, मैं इसे अपने शब्दों में लिख रहा हूं ताकि आपके लिए समझना काफी ज्यादा आसान रहे। बुकिश लैंग्वेज को अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि क्या लिखना है आंसर शीट में, बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो एक सेपरेट गेम है। अभी क्या हम सोच रहे हैं, ऐसी पढ़ाई करनी है यार जो समझ में फटाक से आ जाए। सो थ्रू अ 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Total charge enclosed by the surface. That is
आप ये बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप क्लोज्ड सरफेस से लिखोगे तो आपको याद होगा कि अपनी आखिरी मुलाकात यानी कल के लेक्चर में हमने इसे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिखा था, जनरल फॉर्मूला ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए। लेकिन अगर आप क्लोज्ड सरफेस का जिक्र करेंगे तो आप बोलेंगे इंटीग्रेशन भी कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यानी सरफेस पे एक जगह खड़े होकर यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बयां कर रहे हैं तो उसे हर एक पॉइंट पर डिफाइन करते 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 वापस से उसी जगह आ जाना है जहां से आपने अपनी शुरुआत की थी। सो आप बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन भी क्लोज होगा। इस बात का खास तौर पे मतलब क्या है वो अभी एक एक करके मैं आपको एप्लीकेशन समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी बात। अभी के लिए आप उसकी जनरल स्टेटमेंट को देखने पर फोकस कीजिए कि यार ये एग्जैक्टली बताना क्या चाहता है। सो आप ये बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे आप क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिख सकते हैं, ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। सो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा है। क्लोज सरफेस के थ्रू क्लोज इंटीग्रेशन आ जाएगा। एंड व्हाट इज गॉस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यू से कि भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जिस बाय डेफिनेशन जो इसके बराबर है ये कैसे निकल कर आएगा? दिस विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू इनक्लोज। सो इट इज इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, तो ये है भाई अपनी गॉस थ्योरम और ये है गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कई प्रकार की हैं। इस पे जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो कई तरीके के हैं। वो क्या हैं चलिए वो भी देखते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस रहेगा दैट विल बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप कहेंगे कि सर सवालों का और एप्लीकेशन का जो मॉडल 1 होगा वो ये होगा, मॉडल वन कि आपको इनक्लोज चार्ज दिया होगा या तो चार्ज ऑलरेडी इनक्लोज्ड होगा या फिर चार्ज इनक्लोज आपको करना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात, चार्ज इनक्लोज्ड का इस्तेमाल करके अगर आपको नेट फ्लक्स निकालने के लिए कहा जाए तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन होगी। और जब आप बात कर रहे हैं इस चार्ज इनक्लोज्ड की, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, या तो ये चार्ज ऑलरेडी सरफेस में इनक्लोज्ड होगा, जिस सरफेस में इनक्लोज्ड होगा और जहां आप गॉस थ्योरम लगाएंगे उस सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस के अलोंग गॉस थ्योरम लगती है वो कहलाता है गॉसियन सरफेस। या तो ये चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, तो इनक्लोज नहीं होगा और फ्लक्स डिटरमाइन करना चाहोगे तो इनक्लोज कर लोगे एक सरफेस को इमेजिन करके। तो जिस सरफेस को आपने इमेजिन किया है और अब इमेजिन करने के बाद जिसमें आप गॉस थ्योरम लगाने वाले हैं वो इमेजिनरी सरफेस क्या कहलाने वाला है? गॉसियन सरफेस। सो क्या सीखा अभी हमने कि सर गॉस थ्योरम हमेशा एक क्लोज सरफेस में लगाई जाएगी, बात नंबर 1। बात नंबर 2, या तो वो क्लोज सरफेस ऑलरेडी होगा या फिर आपको वो क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो या तो वो क्लोज सरफेस एग्जिस्टिंग हो या आपको इमेजिन करना पड़े, दोनों ही सूरतों में चार्ज अंदर होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। और ऐसे सरफेसेस जो चार्ज को इनक्लोज करते हैं और जिनमें आप गॉस थ्योरम लगाते हैं बेटा, वो सभी सरफेसेस क्या कहलाते हैं? गॉसियन सरफेस कहलाते हैं। क्लियर है मामला? तो जिसकी पहली एप्लीकेशन हमारे सामने कुछ यूं रही। इसके अलावा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉडल 2 होगा हमारी कल की मुलाकात में। आज हम मॉडल 1 पे फोकस करेंगे, गॉस थ्योरम की फील लेंगे थोड़ी सी, और मॉडल 2 जो होगा वो कल की मुलाकात में होगा। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस, डेरिवेशंस, रिजल्ट्स एंड ग्राफ्स, रिजल्ट्स और उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ग्राफ्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है इस मॉडल 2 ऑफ गॉस थ्योरम में। यानी गॉस थ्योरम पर बेस्ड एक अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं या कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन डेरिवेशन है, उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और उन रिजल्ट्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं यार, और बच्चों को अक्सर ग्राफ बनाने में भी समस्या रहती है। तो उस ग्राफ वाले लेक्चर को बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखना है। जब मैं बोलूँ लेक्चर को रिवाइंड करके देखना है तो हमें रिवाइंड करके ही देखना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें एक बार में नहीं 2 बार सुनने पर ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मॉडल 3 जो है
मॉडल 3 जो है वो ये होगा, इन दोनों को रिलेट करता हुआ ये मॉडल 3 होगा। और ये जो मॉडल 3 है इसके दो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लेकर हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालने के बाद चार्ज इनक्लोज के बारे में कमेंट करना है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे नीट और जेई के, पीवाईक्यूज फॉर नीट एंड जेई। तो ये सारी चीजें जनरली इस तरीके की इस मॉडल में आती हैं, इस कैटेगरी में आती हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल गॉस थ्योरम ये सारी बातें कह रहा था, जिसमें आप बोल सकते हैं कि फ्लक्स का जनरल एक्सप्रेशन ये होता है बाय इट्स डेफिनेशन, बाय इट्स डेफिनेशन। गॉस थ्योरम ने क्या एक्स्ट्रा कह दिया, क्या इंपॉर्टेंट बात कह दी, उन्होंने कहा कि जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स होगा वो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो दिस फाइनल थिंग इज बेसिकली नथिंग बट गॉस थ्योरम। इसी को आप गॉस थ्योरम बोलते हो। और इतने तरीके के हमारे पास एग्जाम्पल्स या मॉडल निकल कर आएंगे। सही है। तो आज का टारगेट क्या है भाई, अभी का टारगेट है हमारा मॉडल 1, मॉडल 1, ठीक। तो मैं इसे एक बार दोबारा लिखना पसंद करूंगा कि हमें करना क्या है, एक बार फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाय डेफिनेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होगा भाई, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है इसीलिए क्लोज इंटीग्रल है। अगर ओपन सरफेस होता तो ओपन इंटीग्रेशन करते, लेकिन तब गॉस थ्योरम नहीं लगाते, ठीक है ना। दैट हैज टू बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस मॉडल, मॉडल 1 एज ऑफ नाउ। अपनी इस मुलाकात में हम इस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं यार क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और उनको सोचना कैसे कैसे। सवालों के साथ ही शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ। ये एक प्रीवियस ईयर नीट प्रॉब्लम और बोर्ड एग्जाम का एक काफ़ी ज़्यादा आने वाला, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इट इज। एंड द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर शीट। एक स्क्वायर शीट होगी और उस स्क्वायर शीट से गुजरने वाला इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताना है। और वो क्या है यार एग्जैक्टली, डायग्राम देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। नाउ दैट्स स्क्वायर हैविंग अ साइड लेंथ ऑफ एल, ठीक है जी। सेंटर ऑफ स्क्वायर से, ये सेंटर ऑफ स्क्वायर ओ है, यहां से L/2 दूरी ऊपर, L/2 दूरी ऊपर देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q नॉट, देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q नॉट। पॉजिटिव ले लें भाई, पॉजिटिव ले लेते हैं। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q नॉट के कारण, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q नॉट के कारण इस स्क्वायर शीट में से गुजरने वाला इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं इसके सोल्यूशन के साथ प्रोसीड करूं और आपको कुछ कुछ चीजें समझाऊं, आपके लिए दो बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, फॉर एन ओपन सरफेस, एक ओपन सरफेस के लिए, यानी जब हम कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख रहे थे हमारी पिछली मुलाकात में, तो हम कह सकते हैं कि अगर सरफेस ओपन है, लाइक लेट्स कंसिडर कि यहाँ एक स्क्वायर शीट है हमारे पास। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजरे या ऐसे गुजरे, आगे को या पीछे को, परपेंडिकुलर गुजर रही है, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। आगे की तरफ गुजरे या पीछे की तरफ गुजरे, एक ओपन सरफेस के लिए ये बात मैटर नहीं करती। देयर इज नो मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स फॉर एन ओपन सरफेस। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज अगर ये ओपन सरफेस है, इसका सरफेस एरिया ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर या तो इधर की तरफ होगा या फिर इधर की तरफ होगा। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, एज सच दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। हालांकि यार एरिया वेक्टर कैसे लिया जाता है वो भी इस बात पे निर्भर करता है कि आप L क्रॉस B कैसे कर रहे हो। बचपन से आज तक आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना यार, एरिया इक्वल टू L इंटू बी, है ना। तो ये जो फॉर्मूला जो आपको छोटी क्लासेस से सिखाया गया है, बहुत जब आप छोटे थे तब से आप इसे पढ़ते आए हैं, इस फॉर्मूले के अंदर छुपा हुआ राज ये है कि जब भी आपको एरिया वेक्टर निकालना होता है, आप L क्रॉस B करके इफेक्टिव एरिया वेक्टर निकालते हो। आपने नोटिस किया होगा कि बचपन से लेके आज तक जब भी आपने एरिया को देखा है वो हमेशा L इंटू बी लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। सो असल कहानी इसके पीछे छुपी हुई ये होती है कि ये L क्रॉस B से निकलता है। मगर जब भी गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सवालों में आपको एरिया दिया होगा, शीट दी होगी, प्लेन दिया होगा,
तो उसमें कौन सी डायमेंशन लेंथ वाली है और कौन सी डायमेंशन ब्रेड्थ वाली है, ये बात अक्सर ऑलमोस्ट 100% टाइम्स मेंशन की ही नहीं जाती। तो जब की ही नहीं जाती तो ये फर्क हमको पड़ता ही नहीं है कि कौन सी डायमेंशन एल है और कौन सी डायमेंशन बी। हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर इस एरिया से परपेंडिकुलर या तो इधर की तरफ होगा या फिर इधर की तरफ होगा। क्या क्या सीखा हमने? बात नंबर 1, अगर सरफेस एरिया दिया हो ओपन सरफेस का तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ भी हो सकता है, सरफेस से परपेंडिकुलर दोनों तरफ हो सकता है। तो इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स मैटर नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे ऐसे गुजर रही हो चाहे ऐसे गुजर रही हो, आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सो आप बोलेंगे फॉर एन ओपन सरफेस आप सिंपली ये बात कह पाएंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स डजंट मैटर। पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स मैटर नहीं करता। लेकिन यही बात अगर आप क्लोज्ड सरफेस के लिए कहोगे तो देखो समझने वाली बात क्या है कि मान लीजिए अब मैं क्लोज सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस कमरे में खड़ा हूं और अज्यूम कर लीजिए कि ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। इन दैट केस क्लोज्ड सरफेस के सभी सरफेसेस का, सभी फ्लैट फेसेस का या जितने सरफेसेस से मिलकर वो बना है, सभी सरफेसेस का एरिया वेक्टर कन्वेंशनली बाहर की तरफ लिया जाता है। यानी कि आप ये बोलेंगे कि ये वाली जो वॉल है इसका एरिया वेक्टर क्यूब से बाहर की तरफ होगा, छत का, रूफ का ऊपर की तरफ होगा, फ्लोर का या ग्राउंड का नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट वाले का लेफ्ट में होगा, राइट वाले का राइट में होगा, आपकी तरफ वाली वॉल का आपसे पीछे होगा, मेरी वाली वॉल का मुझसे आगे होगा। तो सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर सरफेस ओपन है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, आगे भी हो सकती है पीछे भी, है ना। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो इन दैट केस सभी छोटे छोटे जितने फेसेस हैं उसके, उन सभी का सरफेस एरिया हमेशा बाहर की तरफ होगा। यदि सरफेस एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ हो, तब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्रीज। डॉट प्रोडक्ट लेते टाइम cos 0 आएगा तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस के अंदर खड़े हैं, एरिया वेक्टर बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर हैं, तो फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां से पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सामने जो चार्ज खड़ा है वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया है कि पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड या बाहर की तरफ निकलती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कमरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यदि कमरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी और इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और यदि कमरे के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही होंगी, तो इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से दोनों से ही फ्लक्स नेगेटिव होगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, इस बात को समझ तो गए हैं, अब याद भी रख लेंगे कि फॉर अ क्लोज सरफेस पॉजिटिव फ्लक्स मींस आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स जो होगा, आउटवर्ड फील्ड लाइंस या आउटवर्ड फ्लक्स जो होंगी, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड नेगेटिव फ्लक्स जो होगा बॉस, ये नेगेटिव फ्लक्स कैसा आ जाएगा? इनवर्ड्स आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है फ्लक्स के बारे में कमेंट करते टाइम, खासतौर से क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स के बारे में कमेंट करते टाइम। ओपन सरफेसेस के लिए तो मैटर ही नहीं कर रहा है ना। क्लियर हो गया फंडा? वापस से सवाल पर आते हैं। डिटरमाइन द फ्लक्स थ्रू स्क्वायर शीट। सर स्क्वायर शीट के थ्रू अगर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, गॉस थ्योरम लगाना चाहते हैं, तो पहले चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, पहले चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। अब कोई ऐसा सरफेस तो दिख नहीं रहा जो चार्ज को इनक्लोज करता हो, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गॉसियन सरफेस तो है नहीं, पर आइए आप और हम मिलकर एक ऐसा सरफेस बनाने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें जो इस चार्ज को क्लोज कर दे। सो उसके लिए क्या प्रोसीजर है यार? मुझे इस चार्ज को सिमेट्रिकली क्लोज करने में इंटरेस्ट है। मैं क्या करूंगा, ऐसे दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन स्क्वायर शीट है और इससे L/2 ऊपर यहाँ पे एक Q0 चार्ज है, ठीक है, जिसे मैं इनक्लोज करना चाहता हूँ, और इस साइड की, इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो L है। सो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा ही स्क्वायर लेफ्ट साइड पे वर्टिकल प्लेन में कंसिडर कर लूँगा,
समवॉट लाइक दिस। एक ऐसा ही स्क्वायर वर्टिकल प्लेन में राइट साइड में कंसिडर कर लूंगा लाइक दिस। एक ऐसा ही स्क्वायर ऊपर की तरफ कंसिडर कर लूंगा, ऐसा ही स्क्वायर पीछे भी कंसिडर कर लूंगा और ऐसा ही स्क्वायर आगे भी कंसिडर कर लूंगा लाइक दिस। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल एक क्यूब बन गया है, जिस क्यूब के सेंटर पे हमने हमारा पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखा है। एक क्यूब बन गया है जिसके सेंटर पे हमारा पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखा है, और इस क्यूब को मैं बोलूंगा दैट्स अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है भाई, यही तो वो क्लोज सरफेस है जिसमें हम गॉस थ्योरम लगाना चाहते हैं। सो दैट्स अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर है मामला? अब हम क्या करना चाहते हैं इसमें, हमें इस सवाल में इस सरफेस के थ्रू, स्क्वायर शीट के थ्रू फ्लक्स चाहिए, ना कि पूरे क्यूब के थ्रू। सो व्हाट वी वांट टू डू इज, देखो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे शेयर शेयर। अब तो क्लोज हो चुका है यार हमारा चार्ज, तो हम बोलेंगे जो भी नेट फ्लक्स होगा, जो भी नेट फ्लक्स होगा थ्रू द क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, through the cubical Gaussian surface, according to the Gauss theorem, we can simply write it as Q enclosed by epsilon naught। और हम ये भी कह सकते हैं कि अब की बार जो enclosed चार्ज है यार वो कौन सा है? आप कहोगे सारा का सारा Q नॉट चार्ज अब की बार enclosed है। और अगर सरफेसेस आप देखें इस पूरे क्यूब में, तो वो सरफेसेस कितने हैं? एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं यार? ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, कुल मिला के 6 फेसेस। इनकी नेमिंग कर देते हैं। नीचे वाला है S1, ऊपर वाला है S2, लेफ्ट वाला है S3 और राइट वाला है S4, और पीछे वाला है S5 और आगे वाला है S6। तो कुल मिला के 6 फेसेस हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ऑल राइट, तो हम बोल सकते हैं कि सर जो भी फ्लक्स होगा वो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 4 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 5 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 6 होगा। एंड दैट विल बी इनक्लोज चार्ज कितना है? क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है मामला? सो आप ये कह सकते हो कि कुल मिला के जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना था, कुल मिला के जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना था, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 6 सरफेसेस के थ्रू आता है ना, 6 सरफेसेस के थ्रू आता। लेकिन सर इस सवाल में खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो भी चार्ज पड़ा है वो ऊपर वाले से L/2 नीचे है, नीचे वाले से L/2 ऊपर, लेफ्ट वाले से L/2 राइट में है, राइट वाले से L/2 लेफ्ट में, आगे वाले से L/2 पीछे है और पीछे वाले से L/2 आगे। तो कुल मिला के जो भी फ्लक्स आएगा किसी भी सरफेस के थ्रू वो एग्जैक्टली सेम आएगा, वो बिल्कुल एक ही जैसा आएगा, क्योंकि जो तुम्हारे चार्ज की प्लेसमेंट है वो लगभग क्या एग्जैक्टली ही सभी सरफेसेस के थ्रू, सभी सरफेसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जैसी है। मैं फिर बोलता हूं, सभी सरफेसेस के अनुसार एक जैसी है। नीचे वाले के अनुसार ये L/2 ऊपर है तो ऊपर वाले के अनुसार L/2 नीचे, लेफ्ट वाले के अनुसार L/2 राइट में है तो राइट वाले के अनुसार L/2 लेफ्ट में, आगे वाले के अनुसार L/2 पीछे है तो पीछे वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग L/2 आगे है। सो व्हाट वी कैन सिंपली से इज हियर जो भी फ्लक्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, कारण होगा सिमेट्रिकल प्लेसमेंट। ड्यू टू सिमेट्रिकल प्लेसमेंट यू कैन से कि फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 डैश डैश डैश, अल्टीमेटली सरफेस 6 वाला भी बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एनी स्क्वायर शीट, एनी स्क्वायर शीट। दैट्स व्हाट यू वांटेड टू गेट इन द प्रॉब्लम। यही तो आपको चाहिए था कि ये स्क्वायर शीट वाला कितना होगा। तो क्या मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन से इसे यहां पर लिख सकता हूं कि अगर ये 6 बार ऐड हो रही हैं सेम चीजें, तो दिस विल बी 6 टाइम्स फ्लक्स थ्रू स्क्वायर शीट एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आपने बोला फ्लक्स थ्रू एनी स्क्वायर शीट विल बी सिंपली इक्वल टू क्यू नॉट बाय
6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। वैसे इस क्वेश्चन को मैं 2 लाइनों में भी आपको करवा सकता था, बात कर सकते थे, लेकिन चक्कर क्या है ना कि हम अभी थोड़ी देर में एक जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करेंगे, और उस जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम में मैं आपको सिखाऊंगा या उस जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस क्वेश्चन का ना हर एक स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्लोज्ड वाले को यानी कि टोटल वाले को इंडिविजुअल सरफेसेस में ब्रेक किया, कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखेंगे। बात नंबर 2, आपने इन 6 के 6 फ्लक्सेस को बराबर का रख दिया, कब रख सकते हैं और कब नहीं रख सकते ये हम ऑलरेडी सोच चुके हैं कि भाई सिमेट्रिकल प्लेसमेंट होगी, सभी सरफेसेस पे खड़े होकर चार्ज एक जैसा नजर आएगा, नज़ारा सेम होगा, हम ये कह सकते हैं। इन दैट केस सभी के सभी रिजल्ट्स एक जैसे होंगे एंड इवेंचुअली यू विल गेट द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर शीट। लेकिन हर बार ये ऐसा नहीं होने वाला है, कब होगा कब नहीं होगा वो आगे चल के सीखेंगे। तब तक मुझे लगता है पहला सवाल जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है? ये क्लियर होगा। हमारे को सरफेस गिवन नहीं था जो सरफेस ऑलरेडी चार्ज को इनक्लोज करता हो। सो व्हाट वी हैव डन इज हमने ऐसा सरफेस इमेजिन कर लिया जो चार्ज को इनक्लोज करता हो। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मजा आ गया यार अगर चार्ज का इनक्लोजर सिमेट्रिक हो गया तो, है ना? सिमेट्रिक ही था यहाँ पे, तभी तो मजा आ गया, 6 टाइम्स कर दिया, वरना इंडिविजुअली सोचना पड़ता। तो हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है, या तो गॉसियन सरफेस ऑलरेडी गिवन होगा, नहीं गिवन तो आप और हम मिलकर मानेंगे। लेकिन जब भी हम गॉसियन सरफेस मानेंगे प्रेफरेबली वो चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज करना चाहिए, उससे कैलकुलेशंस और आगे का एनालिसिस थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है? चलिए अब मिलाते हैं यार फिजिक्स में थोड़ी सी केमिस्ट्री। आई होप आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, जिसमें आपने क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में बात की होगी, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्या होता है, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, एज सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, ये सारे अरेंजमेंट्स। आप में से जो बच्चे अगर ये अरेंजमेंट्स जानते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंबाइन करने में। लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए भी मैं बहुत बेसिक लेवल से इन सभी अरेंजमेंट्स को एक्सप्लेन करता रहूँगा, और उसके बाद हम इनमें फ्लक्स निकालते रहेंगे, यानी केमिस्ट्री से शुरुआत करके फिजिक्स पूछते रहेंगे। सो देखिए आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताना है और कि ये कितना होगा, ठीक है? और आपके पास जो क्यूब है, आपके पास जो क्यूब है वो भी कुछ ऐसा है। ये क्यूब हमारे पास कुछ ऐसा है, और इस क्यूब के बॉडी के, इस पूरी की पूरी क्यूबिकल बॉडी के सेंटर पे हमारा चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है? तो वी विल से कि यहां हमारा चार्ज क्यू नॉट पड़ा हुआ है एंड दिस अरेंजमेंट इज बीसीसी। बीसीसी, दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, जैसे NaCl का क्रिस्टल हो गया, किसी और कंपाउंड का क्रिस्टल हो गया, तो इन क्रिस्टल्स के अपने अपने अरेंजमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक अरेंजमेंट का टाइप है यार ये बीसीसी की, एक एटम जो होगा वो सेंटर पे होगा पूरी तरीके से। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। हमने उस एटम की जगह क्या कर दिया है, अपना क्यू नॉट चार्ज रख दिया है, और हमसे पूछा गया कि फ्लक्स थ्रू क्यूब बताइए। तो बहुत ही आसान है यार, इसमें आप क्या बोल सकते हैं, सिंपली शेयर आप बोलोगे कि फ्लक्स थ्रू क्यूब जो है दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। गौर से देखने में पता चला कि ये ऑलरेडी हमारा एक सरफेस गिवन है। पिछले सवाल में हमने ऐसा सरफेस माना था, ये ऑलरेडी सरफेस हमारा गिवन है, तो इसमें आप डायरेक्टली गॉस थ्योरम लगा सकते हो। दैट्स अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, दैट्स अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। और आप ये बोलेंगे कि इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस में जब आपने गॉस थ्योरम लगाई, आपने लिखा फ्लक्स थ्रू क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू क्यूब विल बी इक्वल टू सिंपली क्यू इनक्लोज की जगह आपने डाला क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ा यार, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला देखा और देखो हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया है। लेकिन इस फॉर्मूले की भी एक खास बात है, वो ये, अब सिंपल सा रिजल्ट तो आ चुका है यार, खास बात क्या है कि यहां पे क्यू नॉट चार्ज सिमेट्रिकली क्यूब के सेंटर पर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इस कमरे के अंदर चार्ज बिल्कुल बीच में पड़ा है और आप इस चार्ज को थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी थोड़ा 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 शिफ्ट करते जाओगे भी, तो भी ये इस क्यूब के द्वारा इनक्लोज ही रहेगा।
तो भी इसमें गॉस थ्योरम सीधी की सीधी लगेगी, तो भी गॉस थ्योरम लिखने का अंदाज यही का यही रहेगा, और तो भी रिजल्ट हमारा इवेंचुअली यही आना है। तो आप ये बोल सकते हैं दिस विल बी अनअफेक्टेड, दिस विल रिमेन अनअफेक्टेड और will be unaffected if even if the charge is moved slightly, even if the charge is moved slightly। भाई ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा ना हो कि चार्ज को मूव कराते 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 सरफेस पर ही ले गए। अगर चार्ज को मूव कराते हुए सरफेस तक टच करा दोगे, बहुत ज्यादा मूव करा दोगे, तो क्या होगा ये हम अगले एग्जाम्पल में सीखेंगे। लेकिन अभी ये सीखने वाली बात है, इट विल बी अनअफेक्टेड इवन इफ द चार्ज इज मूव्ड अ बिट और चार्ज इज मूव्ड स्लाइटली, थोड़ा बहुत मूव करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। क्लियर है क्या मामला? तो देखो गॉसियन सरफेस ऑलरेडी अवेलेबल था हमारे पास, क्यूबिकल भी था और उसी से हमें फ्लक्स पूछा भी गया था। तो इसमें हमने केवल यही बात सीखी कि सर थोड़ा सा मूवमेंट करने पर भी ये चार्ज इनक्लोज रहेगा, गॉस थ्योरम भी ऐसे ही लगेगी, रिजल्ट भी यही निकल कर आएगा। बस इतना ही सीखा है। अब कुछ और आगे सीखने के लिए इसकी कर लेते हैं यार कार्बन कॉपी, और मैं इसमें चेंज कर देता हूँ और अब की बार क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं इसको। फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब पूछा है और इस क्यूब के इस फेस के सेंटर पे यहां क्यू नॉट चार्ज पड़ा है। क्यूब का कोई भी एक फेस जो होता है यार वो स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर के सेंटर पे ये क्यू नॉट चार्ज पड़ा है, क्यूब के थ्रू फ्लक्स पूछा है, और अब की बार केमिस्ट्री की भाषा में इस अरेंजमेंट को बोला जाता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और सवाल हमारे पास अभी भी सेम है कि इवेंचुअली फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब निकालना है। तो आप ये बोलेंगे कि सर ऐसी सिचुएशन में ना, ऐसी सिचुएशन में इस क्यू नॉट को इनक्लोज करना जरूरी है, क्योंकि बात नंबर 1 फ्लक्स निकालने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं गॉस थ्योरम का। बात नंबर 2 गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यार चार्ज का इनक्लोज होना जरूरी है। बात नंबर 3 जरूरी नहीं है मगर प्रेफरेंस है, मैंडेटरी नहीं है मगर प्रेफरेबल है कि जो चार्ज का इनक्लोजर हो वो सिमेट्रिक हो, चार्ज का इनक्लोजर जो हो वो सिमेट्रिक हो। फॉर एग्जांपल यहां इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए मैं ऐसे आड़ा टेढ़ा कोई सा भी आर्बिट्ररी शेप का सरफेस अज्यूम कर सकता था, लेकिन मजा आ जाएगा अगर मैं बकायदा कैसा सरफेस इमेजिन करूं यार, मैं ऐसा ही आइडेंटिकल क्यूब इस तरफ भी इमेजिन कर लूं, ऐसा ही आइडेंटिकल क्यूब जो है मैं इस तरफ भी इमेजिन कर लूं, तो मजा आ जाएगा यार, राइट। फायदा क्या होगा कि अब आप ये बोलोगे कि क्यू नॉट की जगह खड़े होकर जो नजारा इधर है वही नजारा इधर है, या आप ये कहेंगे कि इस क्यूब, पिंक कलर वाला जो क्यूब मैंने इमेजिन किया है, ड्रॉ किया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके अनुसार जैसी क्यू नॉट की प्लेसमेंट है, इस ग्रीन वाले गिवन क्यूब के अनुसार भी क्यू नॉट की प्लेसमेंट एग्जैक्टली वही है। तो जैसी ऑलरेडी गिवन रियल क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू नॉट की प्लेसमेंट है, वैसे ही इमेजिनरी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी है। अब मुझे आप सोच के बताओ कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कौन सा है, लेफ्ट वाला जो गिवन था या राइट वाला जो हमने इमेजिन किया है, कौन सा है गॉसियन सरफेस? यार ना ही गॉसियन सरफेस हमारा लेफ्ट वाला है, ना ही गॉसियन सरफेस हमारा राइट वाला है, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें गॉस थ्योरम लगती है, और गॉस थ्योरम उस सरफेस में लगाई जाती है जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा हो। तो गौर से देखिए ये पूरा सरफेस जो है, ये पूरा सरफेस जो है विच इज नॉट दिस टाइम दैट इज नॉट अ क्यूब बट अ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड जो होगा, ये क्यूबॉइड जो होगा ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। सो दैट्स अ क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस। क्लियर है क्या मामला? तो जरूरी नहीं है गॉसियन सरफेस ऑलरेडी दिया हो, जरूरी नहीं है गॉसियन सरफेस आप पूरा पूरा इमेजिन कर रहे हो। देखो ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा पहले गिवन था जो चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा था, और आपने वैसा ही एक सिमेट्रिकल सरफेस और इमेजिन किया। सिमेट्रिकल क्यों? ताकि सिमेट्रिकल प्लेसमेंट हो जाए, है ना। उससे क्या होगा, आगे की चीजें सिंपल हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है इतना क्लियर है कि ये क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस है जिसमें आप गॉस थ्योरम लगाओगे तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना यार, गॉस में डबल एस आता है और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस भी है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्यूब के थ्रू है दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इसको अगर और ढंग से देखा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब जो होगा दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू
मुझे ये बोलना चाहिए कि क्यूब यहाँ से हटा दीजिए, गॉस थ्योरम लगा रहे हैं सर, तो क्लोज्ड सरफेस जो कि अब की बार एक क्यूबॉइड है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड को आप ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब बोल दोगे। क्यों बोल दोगे? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब 1 नाम रख देते हैं यार इसका, दिस विल बी नोन एज क्यूब 1, दिस विल बी नोन एज क्यूब 2। सो फ्लक्स थ्रू क्यूब 1 प्लस फ्लक्स थ्रू क्यूब 2, दैट विल बी इक्वल टू एनक्लोज चार्ज कितना है यार, दोनों ने मिलकर जिस चार्ज को एनक्लोज किया है वो क्यू नॉट है बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट है बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कंक्लूजन तो यूज होगा ही। जरा और ध्यान से देखते हैं, आपने कहा इसको आप बोल सकते हो ट्वाइस, मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, मैं बोलूंगा शेयर फ्लक्स थ्रू क्यूब 1 विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू क्यूब 2 एंड दैट विल बी ड्यू टू सिमेट्रिकल प्लेसमेंट। ये किस वजह से आएगा? क्यू नॉट की सिमेट्रिकल प्लेसमेंट के कारण। क्यू नॉट से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर निकल रही होंगी, अज्यूमिंग इट टू बी पॉजिटिव, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और वैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर भी निकल रही होंगी, पॉजिटिव अज्यूम किया है इसीलिए। नेगेटिव होता तो दोनों तरफ से वैसी ही आती है ना। सो कुल मिला के फ्लक्स थ्रू क्यूब 1 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू क्यूब 2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रीजन ड्यू टू सिमेट्रिकल प्लेसमेंट, ड्यू टू सिमेट्रिकल प्लेसमेंट, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं सो फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से मैं यही कहूंगा कि मैं 2 लाइनों में इसको कर ही सकता था यार, लेकिन 2 लाइनों में कैसे कर सकते थे वो भी देख लेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए आप इसको इतना ध्यान में रखिए, ठीक है जी। इसको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। और क्या जरूरी है? देखो, आप ये भी कह सकते हो कि सर अभी भी आप ये कह रहे हैं इट विल बी अनअफेक्टेड इवन इफ द चार्ज इज मूव्ड स्लाइटली। इस चार्ज को थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा बाएं मूव करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो विल बी अनअफेक्टेड इवन इफ द चार्ज इज मूव्ड स्लाइटली अलोंग द फेस, अलोंग द फेस या ओवर द फेस। फेस के अलोंग ही मूव करने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यार उठा के अगर इसे इस क्यूब से बाहर निकाल के इस वाले क्यूब में इंसर्ट ही कर दोगे, इसके अंदर घुसा दोगे या पकड़ के इसके अंदर घुसा दोगे, तो सिमेट्रिकल प्लेसमेंट थोड़ी रहेगी यार, ठीक है। तो अगर ये सरफेस पे है तो इस सरफेस के अलोंग थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, दाएं मतलब अंदर बाहर ये कर सकते हो आप, मगर लेफ्ट और राइट मूव आपको करने की इजाजत नहीं है। इन दैट केस ये वाला जो स्टेटमेंट है वॉयलेट हो जाएगा यार, ये क्यूब 1 और क्यूब 2 का जो फ्लक्स है वो सेम नहीं रहने वाला है, तो दिक्कत आ जाएगी। मुझे लगता है क्लियर है अपने को, है ना, कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ और सवाल भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 2 लाइनों में कैसे करते हैं यार इसको? मैं सिंपली तुमसे पूछता कि एक बात बताओ, अगर क्यू नॉट चार्ज एक सरफेस पे है, क्यूब है, उस क्यूब के एक फेस पे क्यू नॉट चार्ज पड़ा है, फेस पे पड़ा है, फेस पे पड़ा है, उसका कितना फ्रैक्शन क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है? तो आप बोलते कि सर अगर वो एक फेस पर पड़ा है तो एक फेस इज ऑलवेज शेयर्ड बाय 2 थिंग्स, इधर वाले से और इधर वाले से, तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर होगा, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन क्यूब के बाहर होगा। क्यू बाई 2 इफेक्टिव चार्ज क्यूब के अंदर होगा और क्यू बाई 2 इफेक्टिव चार्ज क्यूब के बाहर होगा। जरा गौर से देखिए, अगर आपने इनक्लोज चार्ज को क्यू बाई 2 डाल दिया होता, इनक्लोज चार्ज को क्यू बाई 2 डाल दिया होता तो आंसर यही सीधा निकल कर आ जाता, क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछले सवाल में अगर बॉडी के अंदर है तो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है तो पूरा का पूरा क्यू नॉट आ रहा था। अब की बार एक फेस के अलोंग है और फेस इज ऑलवेज शेयर्ड बाय 2 थिंग्स, तो क्यू नॉट बाय 2 आ रहा है। अगले सवाल में अगर मैं इसको क्या करूं, फ्लक्स थ्रू क्यू भी पूछा है, अब क्या करूं, कॉर्नर के अलोंग रख दूं। यानी आपने कहा कि हमारे पास ये यहां पर जो चार्ज है दैट्स अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ L, ठीक है, और आपने कहा कि हमारे पास क्यू नॉट चार्ज ये रहा, और अब की बार इस क्यू नॉट की वजह से इस क्यूबिकल सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। तो यार इवेंचुअली जो आंसर निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है, फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब। आंसर क्या आने वाला है, देखिए आप ये बोलेंगे एक स्टेप में अगर करना चाहते हो तो यार जो कॉर्नर होता है वो कितनी चीज़ों से शेयर होता है, एक कॉर्नर जो है वो कितनी चीज़ों से शेयर होगा, यहाँ पे कितने क्यूब से शेयर होगा। आप कहेंगे कि एक क्यूब जो है इसका
वो एक क्यूब जो है ऐसा, वो यहां पर है, लाइक दिस, एक क्यूब यहां पर है, तो ये शेप थोड़ी सी डिफॉर्म सी बन गई है, एक बार और ट्राई करते हैं, समवॉट लाइक दिस। तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये लेफ्ट वाले क्यूब का टॉप राइट कॉर्नर था और राइट वाले क्यूब का टॉप लेफ्ट कॉर्नर बन जाएगा। इसके अलावा आप कहेंगे कि एक क्यूब इसी लेयर में पीछे भी रहा होगा, और 4 भी नहीं यार, ये तो 8 से शेयर होने वाला है, 8 से शेयर होने वाला है, क्योंकि 4 का तो ये टॉप कॉर्नर बनेगा, 4 का तो ये टॉप कॉर्नर बन गया, और नीचे वाली लेयर के 4 क्यूब्स का अगर ये टॉप कॉर्नर है तो ऐसे ही 4 क्यूब्स ऊपर इमेजिन करो जिनका ये बॉटम कॉर्नर बनाने वाला है ना। तो एक कॉर्नर जो होता है वो 4 से नहीं एग्जैक्टली 8 से शेयर हो रहा है, और अगर 8 से शेयर हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये कहेंगे कि एक क्यूब के अंदर उस कॉर्नर वाले चार्ज का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो 1/8 है। 1/8 है तो आप बोलेंगे कि यार ये Q0/8 बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे इमेजिन करो, इसे ऐसे कंसिडर करो, और ये Q0/8 एप्सिलॉन नॉट ऐसे आ जाएगा। ये फील कर पा रहे हैं हम कि ये 4 जो नीचे वाली लेयर के 4 क्यूब्स हैं उनका ये अपर कॉर्नर है, ऐसे ही ऊपर वाली लेयर में भी 4 कॉर्नर्स होंगे, 4 क्यूब्स होंगे जिनका ये बॉटम कॉर्नर होगा। इन दैट केस वन सिंपल कॉर्नर चार्ज, वन सिंपली corner charge is getting distributed or it is contributing in 8 different identical cubes। तो अगर 8 क्यूब्स में, 8 क्यूब्स में हमारा एक ही चार्ज अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो एक क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग उस चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन होगा यार 1/8 हो जाएगा। तो आंसर तो ये निकल कर आएगा। लेकिन इसे आपने एक स्टेप में कर तो दिया, लेकिन कायदे से अगर स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आपको क्या करना चाहिए, पहले ऐसे ही 4 सरफेसेस ऊपर भी इमेजिन करने चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ये यहां से हटाते हैं, ये गिवन क्यूब है, ठीक है, ये गिवन क्यूब है, लेकिन इसके अलावा भी आपको और इमेजिन कर रहे हैं, तो एक क्यूब आप ऐसा इमेजिन कीजिए इसके ऊपर, इसके अलावा एक क्यूब आप ऐसा भी इमेजिन कीजिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो मेसी सा जरूर फील हो रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से समझने की अगर आप कोशिश करें तो मैंने वाइट वाले क्यूब के ऊपर वाइट वाला क्यूब दिखाने की कोशिश की है, वो डार्क ऑरेंज वाले क्यूब के ऊपर वही दिखाने की कोशिश की है। येलो वाले क्यूब के ऊपर आप इमेजिन कर सकते हैं एक और येलो क्यूब होगा, और ब्लू वाले क्यूब के ऊपर एक और क्यूब हो जाएगा। तो ऊपर वाले 4 क्यूब, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ऊपर वाले 4 क्यूब, ऊपर वाले 4 क्यूब का Q0 जो है वो बॉटम कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, और वही Q0 नीचे वाले 4 क्यूब का टॉप कॉर्नर फॉर्म कर रहा है। कुल मिला के अच्छा, आपके पास इन टोटल जो अब निकल कर आया है ये एक गॉसियन सरफेस है। अब चार्ज के पूरी तरीके से इनक्लोज होने के बाद ही आप गॉस थ्योरम लगाओगे और इस सरफेस को नाम दोगे गॉसियन सरफेस, और हम ये कहेंगे कि इसकी शेप भी क्या है, तो यार 8 क्यूब्स को मिलाकर बनने वाला एक नया शेप जो है इस तरीके से, वो भी क्या होगा, एक क्यूब ही होगा। सो दिस विल बी अगेन अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। ये अपने आप में क्या है, एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, और इसमें आप गॉस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम ये बोलेंगे कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या बोलोगे, 8 टाइम्स फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब, 8 टाइम्स फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब, एंड दैट इज क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज कितना है, दैट इज Q0 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि फ्लक्स थ्रू एनी क्यूब जो निकल कर आएगा वो Q0 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट निकल कर आ जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है मामला भी। तो इससे भी हमने दोबारा से वही बात सीखी यार कि हर बार गॉस थ्योरम लगाने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होगा जो चार्ज को इनक्लोज करेगा, प्रेफरेबली अगर सिमेट्रिकली इनक्लोज कर दे तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाए, है ना।
चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं और देखते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है हमसे। हमसे पूछा जा सकता है कि ये एक बकेट है फ्रस्टम, ये एक बकेट है फ्रस्टम है और इसके बेस पे ये क्यू नॉट चार्ज है, इसके बेस पे ये क्यू नॉट चार्ज है और आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू दिस बकेट बताइए कितना है। एंड इस बकेट के ऊपर ना ढक्कन लगा हुआ है, इसकी लिड है। सो फ्लक्स थ्रू बकेट विद लिड आपको बतानी है कि ये कितना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने विद लिड बोला है ना, अगली मुलाकात में एक जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और उसके बाद इस लिड को, इस ढक्कन को हटा दूंगा और पूछूंगा कि विदाउट लिड, भाई एक बकेट में 3 पार्ट्स हैं, एक उसका बेस जिस पे चार्ज पड़ा है, एक कर्व्ड वाला सरफेस, एक कर्व्ड वाला सरफेस और एक लिड जो उसका ढक्कन है, राइट। सो जो भी फ्लक्स होगा वो बेस के थ्रू होगा, प्लस कर्व्ड के थ्रू होगा, प्लस लिड के थ्रू होगा। आज हम बकेट के थ्रू सीख रहे हैं, अगली मुलाकात में हम एक एक करके तीनों के थ्रू सीखेंगे। लिड के थ्रू अलग सीखेंगे, बेस के थ्रू अलग सीखेंगे और कर्व्ड के थ्रू अलग सीखेंगे। तो हम इन डेप्थ गॉस थ्योरम का एनालिसिस हमारे अगले मुलाकात में करेंगे। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे करना है। आप बोल सकते हैं कि सर फिलहाल इस सवाल को करने के लिए आपको केवल और केवल चार्ज को इनक्लोज करना है, तो ऐसा ही सिमेट्रिकल सरफेस, आप सिमेट्रिकल बकेट आप यहां इमेजिन कर लीजिए और देखिए अब आपके पास शेप किस प्रकार की बनी है। एक डमरू की शेप बन गई है, एक डमरू जैसी शेप बन गई है जिसमें आप गॉस थ्योरम लगाना चाहते हो। सो दिस एंटायर विल बी नोन एज, दिस एंटायर सरफेस, ये जो पूरा का पूरा क्लोज सरफेस है, दिस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। न दिया हुआ फ्रस्टम गॉसियन सरफेस था, न इमेजिनरी फ्रस्टम गॉसियन सरफेस है, दोनों मिलके क्या है गॉसियन सरफेस। अब चार्ज इनक्लोज हो गया है, अब आप इसमें गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इट्स क्वाइट सिंपल। आप ये बोल दोगे कि भाई हमारा जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसे बोलोगे कि यार नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 2 बकेट्स के थ्रू आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू एनी बकेट विल बी इक्वल टू Q नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू एनी बकेट जो है वो क्या निकल कर आएगा बेटा, Q नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइन। तो शेप के बदलने से ये फैक्ट थोड़ी बदला कि एक फेस पे रखा हुआ चार्ज जो है वो 50-50 कंट्रीब्यूट करता है। यहां पे आप सीधा भी बोल सकते थे कि यार उसने 50% ही कंट्रीब्यूट किया है। क्लियर है ना। सो ये एक सवाल है। अगला सवाल देखते हैं और कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है इज क्लोज्ड, एक पॉइंट चार्ज Q नॉट इज enclosed by a sphere of radius r at its center। तो एक पॉइंट चार्ज जो है Q नॉट उसे एक स्फेयर के द्वारा इंक्लोज किया गया है कुछ इस प्रकार से कि उस स्फेयर का रेडियस r है और वो जो पॉइंट चार्ज है वो स्फेयर के सेंटर पे पड़ा है। और आपसे कहा गया है कि बताइए उस चलो अब की बार फ्लक्स दे देते हैं, ऐसा करते हैं, गिवन दैट फ्लक्स इज फाई नॉट। ठीक है, अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं सवाल को और आपसे कहा गया है इफ द रेडियस इज नाउ increased to 2r, then determine the new flux। नया फ्लक्स कितना होगा। ये सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद एक सवाल और करेंगे और आज की मुलाकात कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद गॉस थ्योरम के बारे में बात हमारी अगली मुलाकात में करेंगे। ठीक है, देन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू न्यू स्फेयर। अब की बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है थ्रू न्यू स्फेयर। ऑलराइट, नया वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखो जो सिचुएशन दी गई है उसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। हमें कहा गया है कि शुरुआत में एक स्फेयर है जिसका रेडियस r दिया गया है और इसके सेंटर पे ना हमने प्लस Q नॉट चार्ज रख दिया।
मैं पॉजिटिव पॉजिटिव इसीलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि नेगेटिव मेंशन नहीं है, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई एम अज्यूमिंग ऑल द चार्जेस टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव दिया होता तो नेगेटिव ले लेते यार, फर्क सिर्फ इतना होता कि पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइन बाहर जाती, पॉजिटिव फ्लक्स होता, नेगेटिव की वजह से फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, नेगेटिव फ्लक्स होगा। सो यार स्फेयर ये रहा, सेंटर ये रहा, रेडियस ये रहा, चार्ज ये रहा, सारी बातें हमारे सामने हैं। अब हमसे कहा गया है कि इसका रेडियस बढ़ा के 2r कर दो। ऑल राइट, कंसेंट्रिकली रखने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऑल राइट, अब दोनों स्फेयर्स कंसेंट्रिक है और आप बोल रहे हैं कि इसका रेडियस बढ़ा के आपने 2r रख दिया, तो क्या रेडियस बढ़ाकर 2r रखने पे, भाई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वी नो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के थ्रू, वो एक ही बात पे तो निर्भर करता है, क्यू इनक्लोज पे। वो किस बात पे निर्भर करता है? क्यू इनक्लोज पे। तो आप ये कह रहे हो कि स्फेयर को बड़ा करने से या स्फेयर को छोटा करने से, स्फेयर के रेडियस को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से इनक्लोज्ड चार्ज में कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो एक पॉइंट चार्ज है, क्यू नॉट है, सेंटर पे है। सो जब दिस इज सेम, दिस इज सेम, इनक्लोज चार्ज जो है वो सेम है अपना, सो फ्लक्स के बारे में भी क्या बोलोगे? इट विल रिमेन सेम, it will remain the same. So you can simply conclude कि flux final जो होगा that will be equal to flux initial, flux final जो होगा that will be equal to flux initial and that will be equal to phi naught only, that will be equal to phi naught। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा लग रहा था कि सर इसमें करवाने जैसा है ही क्या, पर यार लैंग्वेज को चेंज करने से ना बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लैंग्वेज में क्या चेंज होती है, ये अब हमारा आखिरी सवाल है। मैं करूंगा यार इसकी कार्बन कॉपी और मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें। नाउ दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 7, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई एम जस्ट मॉडिफाइंग द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, पहला जो स्टेटमेंट है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या है वो जरा देखिए। पहला स्टेटमेंट है चार्ज, पिछली बार एक पॉइंट चार्ज था, नाउ ध्यान से सुनना यार, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर स्पेस, एंटायर स्पेस यूनिफॉर्मली। चार्ज जो है वो पूरे रीजन में, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब आप एक रेडियस आर का स्फीयर कंसिडर कर रहे हो जिसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है वो फाई नॉट आ रहा है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, of radius r is observed to be phi naught। जब उस स्फेयर जिसका रेडियस r है उसके थ्रू फ्लक्स ढूंढा, फ्लक्स देखा तो वो फाई नॉट नजर आया। और अब आपने कहा कि अगर उस रेडियस को डबल कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा के कितना कर दिया जाए, उसका डबल कर दिया जाए, ट्वाइस ऑफ आर कर दिया जाए, देन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यार अब की बार जो, पहले तो ये देखो यार पिछले वाले का सोल्यूशन इस बार मैपिंग नहीं हो पाएगी, इसकी कारण ये है इस बात का कि, कारण ये है इस बात का कि पिछली बार एक ही पॉइंट चार्ज था, अब की बार जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब की बार जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं यहाँ पे सेंटर को मार्क कर देता हूँ, लेकिन फील लेने के लिए ना पॉजिटिव चार्ज दिखा देता हूँ, पॉजिटिव ही दिखा रहा हूँ यार सिंपलिसिटी के लिए, तुम नेगेटिव दिखा के भी बात कर सकते हो, क्या ही फर्क पड़ता है। अभी फाई नॉट दिया है, फाई नॉट दिया है, पॉजिटिव फ्लक्स दिया है तो मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, नेगेटिव फ्लक्स दिया होता तो नेगेटिव चार्ज मान लेता, वैसे कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि डेफिनेटली यार ये जो छोटा सा स्फेयर चार्ज इनक्लोज कर रहा था ये बड़े के कंपैरिजन में बहुत कम था। तो अगर हम ये देखें कि छोटे के थ्रू जितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितने टाइम्स हो गया है, तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि चार्ज इनक्लोज जितने टाइम्स हुआ है फ्लक्स भी उतने ही टाइम्स होगा। चार्ज इनक्लोज जितने टाइम्स हो गया है फ्लक्स भी उतने ही टाइम्स होगा, बिकॉज फ्लक्स का डायरेक्ट डिपेंडेंस किस पे है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो चार्ज इनक्लोज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनफैक्ट, है ना। सो यहां हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं शेयर, ध्यान से सुनते जाइएगा, जो
रेडियस फाइनल है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस इनिशियल है, पहली बात। सो जो वॉल्यूम फाइनल होगा विच विल बी 4/3 पाई आर फाइनल का क्यूब, क्योंकि ये क्यूब पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम जो है वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है, तो यहां 2 का क्यूब कितना आ जाएगा यार, 8 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 8 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम, 8 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम, 8 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल चार्ज जो होगा उसे आप लिख सकते हो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इनटू फाइनल वॉल्यूम। भाई वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम होता है। तो अगर रो की वैल्यू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम होगी तो चार्ज कितना होगा, रो इनटू वॉल्यूम। अब इसमें आपने कहा रेडियस को डबल करने से वॉल्यूम 8 गुना हो रहा था, रो नॉट इसका नाम रख देते हैं क्योंकि ये सेम होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, बिकॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेंसिटी तो कांस्टेंट हो गई। और आपने कहा क्योंकि चार्ज वॉल्यूम पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम के 8 गुना होने के कारण चार्ज भी जो है वो 8 गुना हो गया होगा। और अगर चार्ज 8 गुना हो गया होगा तो फ्लक्स के बारे में बात करते हैं यार। फ्लक्स फाइनल जो है वो Q इनक्लोज्ड फाइनल बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया। रेडियस के डबल होने पे वॉल्यूम 8 गुना हुआ, वॉल्यूम के 8 गुना होने पे चार्ज 8 गुना हुआ, चार्ज के 8 गुना होने पर फ्लक्स भी 8 गुना हो जाएगा। सो दिस विल बी 8 टाइम्स फ्लक्स इनिशियल वन, और दैट कैन बी सिंपली इक्वल टू 8 टाइम्स फाई नॉट, 8 टाइम्स फाई नॉट। तो आप ये नहीं कहेंगे कि रेडियस को छेड़ने से, रेडियस को चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है या नहीं, ना, ये सही तरीका नहीं है सोचने का। सही तरीका ये है कि फ्लक्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज इनक्लोज डिफर करेगा तो फ्लक्स भी डिफर करेगा, अगर चार्ज इनक्लोज डिफर नहीं करेगा तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स भी डिफर नहीं करेगा। पिछले सवाल में क्योंकि पॉइंट चार्ज पॉइंट था भाई, एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड था, साइज को बढ़ाने या घटाने से, स्फीयर के साइज को बढ़ाने या घटाने से इनक्लोज चार्ज पे फर्क नहीं पड़ा, तो फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ा। अब की बार चार्ज क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्पेस में, स्फीयर के साइज को डिस्टर्ब करने से इनक्लोज चार्ज पे फर्क पड़ गया, आप कह सकते हैं हेंस फ्लक्स पे भी फर्क पड़ गया। इनक्लोज चार्ज बढ़ाओगे फ्लक्स भी बढ़ेगा, इनक्लोज चार्ज घटाओगे फ्लक्स भी घटेगा, इनक्लोज चार्ज पॉजिटिव तो फ्लक्स भी पॉजिटिव, नेट इनक्लोज चार्ज नेगेटिव तो फ्लक्स भी नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। सो इसी के साथ आज की मुलाकात में हमने गॉस थ्योरम के बारे में काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें कर ली, हमने इनक्लोज्ड चार्ज के कॉन्सेप्ट को देखा, और गॉस थ्योरम के ऊपर बेस कितने सारे मॉडल्स बन सकते हैं यार, उन सभी मॉडल्स के बारे में चर्चा भी की, जिसमें से मॉडल 1 की इंप्लीमेंटेशन हम कर चुके हैं कंप्लीट। आने वाली मुलाकात में हम डिस्कस करेंगे मॉडल 2 को, रिव्यू करवाऊंगा इस बारे में मैं, ठीक है, मॉडल 2 को डिस्कस करेंगे, एंड ग्रेजुअली फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते मॉडल 3 एंड वील बी कंप्लीटिंग द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। आफ्टर दैट बताइए तुमको यार, एनसीईआरटी डिस्कशन के लिए मैं तुमको प्रॉपर शेड्यूल भी देने वाला हूँ, देन वील बी कंप्लीटिंग द डीपीपीज एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो अभी के लिए इतना ही। फाइनली एक बार बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी प्लस पे 14 अप्रैल को हमारा एम 2022 बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आप में से जितने बच्चे ज़्यादा फोकस के साथ IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करते टाइम आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिक्स माया, आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया यार, इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम फील करते हो पढ़ाई में, रूटीन में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, फील फ्री टू कनेक्ट। ऑलराइट, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मैसेंजर पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे भी, बस रुकना नहीं है यार, मेहनत करते जानी है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, बस कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते रहनी है, अल्टीमेटली देखना रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। सो अनअकैडमी प्लस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं कि अनलिमिटेड एक्सेस वाला बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको काफ़ी स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करने को मिलती है, और जितने भी टेस्ट और क्विजेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं यार, ठीक है। तो टेस्ट रेगुलर देते रहो, पहले तो पढ़ाई ढंग से करनी है, टेस्ट अच्छे से देना है, पूरी ईमानदारी के साथ देना है, पूरा टाइम डिवोट करके देना है, पढ़ाई करके देनी है, और उस टेस्ट का असेसमेंट भी लेना है। उस टेस्ट को असेस करने के बाद आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते जाना है यार। पढ़ाई करने का ग्राफ, जीवन का ग्राफ भी हमेशा आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए, ऊंचे उठते हुए रहना चाहिए। ऑलराइट, आइकॉनिक के अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, पर्सनल गाइडेंस हो गया, स्टडी प्लानर हो गया,
और इसके अलावा हम डायरेक्ट कनेक्शन में भी रहते हैं। ऑलराइट, तो इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए अगर आप चाहें तो इनमें से कोई एक प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके अलावा भी इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स जो हैं यार, वो भी आप जानते ही हो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल भी है। ठीक है, तो हम सबसे पढ़ सकते हैं, सबसे सीख सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, बार बार नहीं आती यार। सो थिंक अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आस्क अ डाउट फीचर जो है यार, ये अनअकैडमी का एक काफ़ी अच्छा फीचर लगता है मुझे। घर बैठे पढ़ाई करते टाइम डाउट्स आते हैं तो उसकी इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये फीचर आपको यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए। इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, वैसे भी पढ़ाई कर रहे हो तो डाउट्स तो उठते ही होंगे, है ना। अपकमिंग बैचेस जो हैं अप्रैल के मंथ में, या जो बैचेस अप्रैल के मंथ में लॉन्च हो चुके हैं, उनकी डिटेल मैंने अटैच की है, जिसमें से एम 2022 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। इसके अलावा भी डिफरेंट बैचेस टारगेटिंग टू डिफरेंट डेट्स एंड एग्जाम्स आपके सामने हैं। इनमें से कोई भी बैच अगर आप देखना चाहें, एडवांटेज ये है कि कोई एक बैच लेते हो तो उसके अलावा भी जितने बैचेस रनिंग होते हैं, जितने टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, आप सबसे सीख सकते हैं, सबसे पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको। ठीक है, अनअकैडमी प्रोडिजी आया है यार। पहले यूसैट के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे इस प्लेटफॉर्म से। अब अनअकैडमी प्रोडिजी काफ़ी सारे बेनिफिट्स लाया है, ह्यूज स्कॉलरशिप लाया है, लेकिन उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स से मिलने का मौका भी। तो ये आपको लग रही होगी अपने मतलब की बात, है ना। सो एनीवेज, पिछले साल एक खास बात बता दूं मैं, पिछले साल अनअकैडमी प्रोडिजी में जिसने AIR रैंक 2 स्कोर की थी, उसी ने AIR 1 नीट 2020 में स्कोर किया। तो ये टेस्ट जो हैं, ये बहुत ही रिसर्च के बाद प्रॉपरली पैटर्न के हिसाब से बनाए जाते हैं, और आपकी असेसमेंट अगर इन टेस्ट में कुछ ऐसी होती है तो इन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो ना, तो मुलाकातों के मौके के अलावा और यूथ स्कॉलरशिप्स के अलावा भी तुम अपनी रैंकिंग की मैपिंग कर सकते हो यार। यहाँ पे रैंक अगर बहुत अच्छी आ रही है तो एक्चुअल एग्जाम में भी अच्छी आएगी, यहाँ खराब आ रही है तो निराश तब भी नहीं होना, रेगुलर टेस्ट देते रहना है और धीरे धीरे अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है। और रैंकिंग को इंप्रूव करते रहेंगे, वो दिखता रहेगा ग्राफ में कि हमारी रैंकिंग कैसे इंप्रूव हो रही है, हम लोग भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो 24 और 25 अप्रैल को यार 11 बजे ऑनवर्ड्स आपका अनअकैडमी प्रोडिजी जो है वो शुरू हो रहा है। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, केवल आपको इनवाइटी कोड पूछेगा, वो आप फिर से क्या डाल सकते हो, फिजिक्स माया। कोड तो याद ही हो गया होगा यार, अब इस कोड से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको, ठीक है ना। सो चलो, क्या क्या है ये भी आपके सामने है। मुझे पता है कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है, मगर फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रॉपरली पढ़ाई करके आपको ये सारे टेस्ट देने हैं। अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे 8 to 9th के लिए अलग है, 9 to 10th के लिए अलग है। अलग अलग जो बच्चे 10th से 11th में गए हैं उनके लिए टारगेट 2023 होगा, नीट के लिए भी है और IIT के लिए भी है। जो अभी बच्चे 11वीं से 12वीं में गए हैं उनके लिए नीट और IIT 2022 होगा। और जो इसी साल अपीयर करने वाले हैं, अभी यार कोरोना के चलते डेट्स भी डिले हो गई हैं, तो उनके लिए 2021 नीट और IIT के लिए ये भी टारगेट्स हैं। ऑलराइट, तो क्रैश कोर्स भी अवेलेबल हैं, फुल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बस आपको पढ़ते रहना है। फर्दर डिटेल्स के लिए लिंक आपको दिया गया है, ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा वीडियो के, उसको आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा प्रोफाइल लिंक भी जो है अभिलाष 1093, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप फॉर एनी हेल्प यू रिक्वायर, राइट। सो या, दैट्स ऑल फॉर द डे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस बात को पहुंचाएं, यादगार सीरीज़ को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें और सीख सकें। सो अगली मुलाकात से पहले सब कुछ रिवाइज करके रखना यार। और हमारा जो अगला लेक्चर होगा दैट विल बी द कंप्लीशन लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।